नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज आप बात करेंगे आपके लोन की, क्योंकि खबर आई है अच्छी आरबीआई की तरफ से। दरों में हो गई है कटौती, रेपो रेट काट दिया है। इसका मतलब यह है कि अब आपको लोन और सस्ता मिलेगा। रेपो रेट वो दर जिससे बैंक जो है, आपका बैंक, वो आरबीआई से कर्ज लेता है, जिस रेट पर आरबीआई दूसरे बैंकों को कर्ज देता है और उसके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत और जोड़कर आपको कर्ज मिल जाता है। तो अब रेपो रेट हो गया है कटने के बाद, आपको बता दूं कितना हो गया है, 6% पर आ गया है। लेकर आते हैं आपके लिए वो नंबर्स। 1/4% यानी 25 बेसिस पॉइंट की, यानी कि 1/4 ऑफ द परसेंटेज की कट की है। पहले 6.25% था, अब 6% पर रेपो रेट आ गई है। यानी आरबीआई ने अपने खुद के कर्ज को सस्ता किया, लोन बांटने का जो रेट है उसको सस्ता किया। तो अब आपको आपके बैंक से भी कर्ज सस्ता मिलेगा। और दूसरा ये कि जो एग्जिस्टिंग बोरोवर्स हैं, जिन्होंने लोन ले रखा है और जिनका भी लोन, आजकल ज्यादातर लोन रेपो रेट से लिंक होते हैं ऑटोमेटिकली, अब आपका जो ईएमआई है वो कम हो जाएगा। लेकिन कई बार इसमें भी थोड़ा सा पेच होता है, आपको अपने बैंक से बोलना पड़ता है, तब वो कम करते हैं, टेन्योर के साथ आगा पीछा करते हैं। वो सब हम आपको बताएंगे आगे शो में कि अगर आपको भी अपनी ईएमआई कम करानी है तो क्या करना होगा। अब सबसे आसान उदाहरण जो रहता है लोन के घटने का या ईएमआई के कम होने का, वो हम अक्सर दे सकते हैं आपके होम लोन के ईएमआई से। तो आइए कुछ उदाहरण से आपको आइडिया दे दूं कि आज का जो रेट कट हुआ है उससे आपको क्या फर्क पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने 50 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है 20 साल के लिए, और बैंक ने 1/4% जितना कमी हो गई है आज के कटौती के बाद, उतनी ही आपके जो लोन रेट है उसमें से भी कट होता है। तो अगर आप 8.25% पर आपने लोन ले रखा था, तो अब आपकी ब्याज दर हो जाएगी 8%। तो देखिए कितना फर्क आएगा ईएमआई में। 42,603 रुपए की जो ईएमआई थी वो घट के हो जाएगी 41,822 की। आप कहेंगे 781 रुपए तो घट गए महीने में, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जरा हिसाब लगाइए, इसे पहले 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद फिर इसे आप 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, बड़ी रकम बनती है, बहुत इंपैक्ट आता है। और आपने पिछली पॉलिसी में भी ये लगभग इतनी ही कमी आई थी, क्योंकि वहां भी 25 बेसिस पॉइंट कम हुए थे। अगली एक पॉलिसी में शायद और रेट कट हो जाए, तो ये जुड़ के जो अमाउंट बनेगा वो सब जोड़ देंगे तो बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है, क्योंकि ये 20 साल के लिए एक बड़े अमाउंट का लोन है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो 50 लाख के लिए हुआ। मसलन बड़े शहर वालों को थोड़ा और ज्यादा महंगा घर मिलता है। 75 लाख का लोन लिया अगर आपने 20 साल के लिए 8.25% पर, आपकी ईएमआई में 1172 रुपए का अंतर यहां पे आ जाएगा। और कोई उदाहरण अगर आपके लिए, शायद 1 करोड़ वाला उदाहरण भी हमने आपके लिए बनाया, देख लेते हैं। बॉम्बे जैसे शहर, दिल्ली जैसे शहर, इन दिनों तो बड़ी और प्रीमियम प्रॉपर्टीज भी काफी बिक रही है। 1 करोड़ का अगर आपने लोन लिया है 20 साल के लिए, तो आपकी ईएमआई में 1500 रुपए का फर्क अभी से आ जाएगा। 85,207 रुपए की ईएमआई अब 83,644 पे पड़ेगी। और जैसा मैंने कहा कि अगर आपको ये फिगर छोटी लग रही है तो उससे पहले 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 1 साल, और फिर 20 साल से मल्टीप्लाई कीजिए, वो बड़ा अंतर आपको दिखने लगेगा कि फर्क कितना बड़ा होता है, राइट। लेकिन सवाल इससे ज्यादा बड़ा है जो आज हम उठा रहे हैं। देखिए, लोन लेना कोई बहुत अच्छी चीज भी नहीं है, लेकिन एक खराब चीज भी नहीं है। इसीलिए तो लोन के प्रोडक्ट बाजार में हैं। लेकिन किस चीज के लिए लोन लेना चाहिए? क्या हर चीज छोटी मोटी जो मन में आ जाए उसे लोन लेके खरीद लेना चाहिए? क्या एक अच्छी प्रैक्टिस है ये, हाँ या नहीं, वो आपको बताएंगे। उसके अलावा अगर आज सब कुछ सही भी है, थोड़ा एंटिसिपेशन कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, अभी आप देख रहे हैं सब किस तरह का अर्थव्यवस्थाओं में स्थिति है दुनिया भर में, भारत पर भी उसका इंपैक्ट आ सकता है। किस तरह के जॉब में आप हैं, किस तरह का काम आप करते हैं, तो क्या आपके लिए एक लोन सस्ता होता हुआ दिख रहा है? लेकिन क्या सस्ती चीज है, कोई डिस्काउंट पे चीज मिल रही है तो आप उसे ले लेंगे क्योंकि वो डिस्काउंट पर है? शायद हाँ, शायद ना। ये हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि भाई किन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि लोन का रीपेमेंट भी तो आपको करना है ना, उसका किस्तें चुकानी है, उसका ब्याज भरना है, उसका प्रिंसिपल चुकाना है। यही सारी बात आज हम करेंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं आनंद राशि वेल्थ लिमिटेड के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज साहब और फिन वाइज पर्सनल फाइनेंस सर्विसेज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, राइट। तो पहला तो एक क्विक कमेंट ही ले लेता हूं। फिरोज साहब, और एक कट आ गया है 25 बेसिस पॉइंट का, इससे पहले एक आया, और आज काफी सारे एक्सपर्ट्स का कहना था कि निश्चित तौर पे 1 या 2 कट तो और आने, यानी मैं अगर सबको जोड़ दूं तो करीब 1% का या 100 बेसिस पॉइंट का कट आने वाले 2-4-6 महीने में शायद इकट्ठा हो जाएगा। इसे कैसे देखते हैं? लोन लेने वालों के लिए किस तरह की खबर है? विपिन सर, गुड इवनिंग। जैसे आपने सही फरमाया कि
आरबीआई ने अगर पहला रेट कट फरवरी में किया था इस साइकिल में, अब दूसरा वाला अभी अप्रैल में किया, तो यहाँ पे रुकने वाली है नहीं बात। जहां आप उनके स्टांस को थोड़ी बारीकी से समझते हैं, उनके जो अल्फाज यूज किए गए थे, तो वो बहुत अकोमोडेटिव स्टांस है। तो 50 पैसे की और रेट कट, 1% की रेट कट काफी मुनासिब है। जब 25 पैसे का आंकड़ा दिखाया, वही 25 पैसे फरवरी में भी मिले थे, अभी भी मिले हैं, और 50 पैसे मिलेंगे, तो वो 4 टाइम से मल्टीप्लाई होगा, फिर 12 महीने से, फिर 20 साल से। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट द रेट कट साइकिल वापस आई। वो सेकंड रेट कट भी आया, ग्लोबल अनसर्टेनिटी ने थोड़ा काम किया, जीडीपी की फोरकास्ट थोड़ी कम है, तो रेट साइकिल थोड़ा एक्सपर्टाइट भी हुआ मेरे हिसाब से। अगर आप देखें 2009 से विपिन सर 5 रेट साइकिल्स हुई हैं, ये पांचवी शुरू हुई है। टोटल 14 साइकिल्स में अगर हम अपने पूरे लास्ट 15 साल को डिवाइड करते हैं, तो 5 रेट कट साइकिल में ये रेट कट साइकिल में आपको और 50 पैसे का जो अंदेशा था, वो काफी वैलिडेट हो रहा है उस डेटा से। अगर आप प्रीवियस 4 साइकिल्स को भी एनालाइज करें, 2010 टू 12, 14 टू 15, 18 टू 18 में ही एंड में, वैसे ही 22 टू 23 अप्रैल, एक साल में रेट कट साइकिल हुई थी। सो आई होप आपके मुंह में घी राइट। शक्कर। तो आपने ग्राहकों दर्शकों को खुश करने वाली बात कही कि अभी और ये रेट कट 2 और आएंगे, तो यानी वो आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि आप मल्टीप्लाई बाय 4 करिए और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 12 और 20 जो करना है करिए, तो आपको वो बड़ा सिनारियो, बड़ा पिक्चर दिखेगा। प्रतिभा, तो देखिए लोन लेने वालों के लिए, और मैंने जैसे कहा कि आगे चलते हुए कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि लोन किसे लेना है, किसे नहीं लेना है, क्या सस्ता लोन मिल गया है तो ले ही लेना है, किन चीज़ों पर लेना नहीं लेना है। लेकिन उससे पहले आप लोन लेने का जब भी सोचें तो क्या मन में आना चाहिए, क्या सवाल उठना चाहिए पहले? पहले तो लोन उस चीज के लिए अगर लेंगे जो एक असेट बन सकता है या आपका इनकम को बढ़ा सकता है, तो ये एक गुड लोन माना जाता है। ये दो चीज है कि एसेट वैल्यू, आपका नेटवर्थ बढ़ रहा है, एसेट बन रहा है एक, या फिर इनकम बढ़ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि ये क्या अप्रोप्रिएट है। कि अगर मेरे मेरे बस की बात है कि मैं 20 लाख का गाड़ी खरीदूं, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट कम हो गया और मुझे दिखाई दे रहा है कि और इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है। जैसे आपने बताया अभी 50 लाख के होम लोन पे 750 रुपीज का फर्क पड़ा किसी को, 2 रेट कट से तो 1500 ऑलरेडी फर्क पड़ गया, आपको दिख रहा और 2 रेट कट है। तो क्या मुझे 40 लाख का गाड़ी लेना चाहिए? तो क्वेश्चन इज नो, क्योंकि वो क्या वो आपका सेट बन रहा है, क्योंकि आप एक बार ड्राइव करोगे आउट ऑफ द शोरूम तो उसका डेप्रिशिएटेड वैल्यू हो जाता है। क्या वो इनकम बढ़ाता है? आप तो पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो, ना ही उसको मतलब बिजनेस के लिए ले रहे हो, तो इनकम भी नहीं बढ़ रहा है। क्या आपके लिए अप्रोप्रिएट है 20 लाख का गाड़ी आपके लिए अप्रोप्रिएट है कि 40 लाख का गाड़ी आपके लिए अप्रोप्रिएट है? तो अपार्ट फ्रॉम पहले 2 रूल्स ये भी चेक करना है कि आपके हिसाब से, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से क्या ये अप्रोप्रिएट है, ये इतना लोन लेना आपका बनता है कि नहीं। प्रतिभा ये नहीं कह रही कि आपको लोन नहीं लेना है, वो ये कह रही है कि आपको सोच समझ के लोन लेना है। हो सकता है कि आप कार अपफ्रंट ना खरीद पाएं, पैसे जमा करके कार खरीदने वाले शायद बिरले ही होंगे, मैं कम ही लोगों को ऐसा जानता हूं। फिरोज साहब, क्या बेटर है? मतलब क्या आप हर चीज के लिए पहले फाइनेंस को जुटाएंगे, या आपको किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो में लोन को, पोर्टफोलियो से मेरा मतलब है कि जो भी आपके पर्सनल फाइनेंस का पोर्टफोलियो है जिसमें आप सब कुछ करते हैं, लोन को कहाँ रखना चाहिए उसमें? सर देखिए, लोन के काफी सारे पहलू हैं। मेरे हिसाब से लोन अगर एसेट के लिए लिया जाए तो अलग बर्ताव होगा, एक खर्च के लिए लिया जाए तो अलग बर्ताव होगा। जैसे होम लोन, कार भी मैं मानूंगा ऑफ कोर्स वो डेप्रिशिएटिंग एसेट है, एटलीस्ट कुछ आ तो रहा है हाथ में। अगर मैं वॉशिंग मशीन खरीद रहा हूँ तो वो तो वाइट गुड है, वो तो डिप्लीट हो ही जाएगी, उसकी कभी रीसेल वैल्यू आएगी नहीं। सो पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि लोन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी कंपनी देख लीजिए, ज्यादातर कंपनियों की डेट टू इक्विटी रेशियो 0 नहीं होती। अगर कंपनी बोरो कर सकती है, एक परिवार बोरो क्यों नहीं कर सकता? बट सबसे बड़ी ये चीज है कि कितनी मात्रा में करते हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी मात्राएं कैसे देखी जाए? आपकी कमाई से और उसकी ईएमआई की तुलना की जाए, आपकी टोटल लोन से आपकी टोटल नेटवर्थ की तुलना की जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान की 1 करोड़ की नेटवर्थ हो, तो उसका टोटल लोन 20 से 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। दैट इज 20-25% लेवरेज ऑन नेटवर्थ। अब कोई भी, अगर अगर मैं ईएमआई की बात करूं, तो सैलरी के 25 to 30% आपकी पोस्ट टैक्स सैलरी से ज्यादा आपकी ईएमआई नहीं आनी चाहिए। ऑफ कोर्स होम लोन जब लेते हैं इंसान, काफी आगे बढ़ जाती है बात, 50-60% तो ईएमआई में चला जाता है कार और होम लोन के। ये
high ticket items हैं. So if you can't keep your EMIs restricted to 30% of your post-tax salary, you're biting more than you are chewing. ओके, तो आप कह रहे 25% से ना 100 रुपए आप कमा रहे हैं तो 25 रुपए से ज्यादा आपके ईएमआई या लोन्स में नहीं जाने चाहिए, राइट? Absolutely, Vipin sir. ठीक है, चलिए, तो ये एक थंब रूल हुआ, क्योंकि इससे ऊपर आप जैसे ही लेके जाएंगे या तो फिर आप अपनी लाइफस्टाइल में कटौती करेंगे या हर महीने अपना सिर खुजाएंगे कि भाई कहां फंस गया मैं, किस तरह की चीजें मैंने कर ली। क्योंकि एक बार तो आप ले लेंगे, जो चीज आप उससे लेंगे वो थोड़े दिन में शायद आपके लिए बोरिंग हो जाएगी, लेकिन वो ईएमआई आपको तब तक चुकानी पड़ेगी जब तक वो खत्म नहीं होगी। और बीच में कभी भगवान ना करे कुछ ऊंचा नीचा हुआ तो वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को भी खराब कर देगी। प्रतिभा, एक चीज, चलिए मैं थोड़ा शायद पहले ही इधर निकल आया, मुझे बीच में सवाल लाने चाहिए थे, लेकिन अब मैं ले आता हूं, क्योंकि दर्शक कहेंगे कि भाई आज तो रेट कट हुआ, अभी तुम पहले से ही हमें कह दो कि लोन नहीं लेना, ये नहीं करना, उस पर आते हैं। लेकिन अब जब रेट कट हो गया है तो जो दो तरह के बोरोवर्स हैं, एक जिन्हें लोन लेना है, मान लीजिए अप्रिशिएटिंग एसेट के लिए, घर खरीदने के लिए ही लोन लेना है, और दूसरा जो एग्जिस्टिंग आदमी ने लोन ले रखा है वो। अब बहुत सारे लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि भाई रेट कट हुआ है तो मेरा लोन काय से जुड़ा, वो तो बस लोन ले लेते हैं और उसकी ईएमआई देना जानते हैं, वो बिल्कुल इसमें नहीं पढ़ते कि वो रेपो रेट लिंक्ड है या किसी और तरीके से लिंक्ड है। पहले तो वो लोन को कैसे समझे अपनी, और आज का जो ये रेपो रेट कट आया है या पिछला भी जो आ गया है उसका फायदा कैसे उठा सकता है? देखिए, आज की तारीख में होम लोन तो हर एक के पास होता है। एक असेट बनाना है, घर बनाना है, तो होम लोन के बिना हो ही नहीं सकता। और पहले जैसा नहीं रहा। 2019 के बाद होम लोन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, EBLR बोलते हैं, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। ये होता क्या है EBLR, कि कोई एक बेंचमार्क होता है, आमतौर पे रिपो रेट जो कम हुआ है अभी, रिपो रेट प्लस स्प्रेड, मतलब जो बैंक का एक स्प्रेड होता है वो ऐड करके वो बताते हैं कि आपका जो रेट है वो रिपो रेट प्लस इतना 4% 3% जो भी है स्प्रेड। तो अगर फरवरी में कटौती हुई है रिपो रेट की, तो वो सीधा पास ऑन हो जाता है, 0.25% इमीडिएटली पास ऑन हो जाता है इन अ होम लोन काइंड ऑफ अ सिनेरियो, बिकॉज वो लिंक्ड है रिपो रेट से। आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो लिंक्ड है रिपो रेट से। वापस कटौती हुई तो वापस आपको पास ऑन हो जाएगा। क्या इसका मतलब है कि आपको कुछ चिंता नहीं करना है, आपको ट्रैक नहीं करना है? बिल्कुल नहीं। डेफिनेटली ये रिपो रेट्स का जो कटौती होती है वो आपको पास ऑन होता है, लेकिन ये भी आपको देखना है क्या अगर आप नए कस्टमर होते हैं, आज की तारीख में नए लोन लेने के लिए जाते हैं, तो आपको क्या रेट, नए कस्टमर को क्या रेट मिल रहा है, और आप एग्जिस्टिंग हो तो आपको क्या रेट मिल रहा है। इसमें अक्सर बहुत डिफरेंस होता है। जैसे मैं न्यू हूं तो न्यू कस्टमर को हो सकता है वो 8% दे रहे हैं, और कोई एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग को 8.5% दे रहे हैं, वो पूरा रिपो रेट के हिसाब से ही दे रहे हैं। तब आपको सतर्क रहना चाहिए। हर बार आपको देखना चाहिए आपका क्या रेट है, और आज की तारीख में न्यू लैंड बोरोवर्स को क्या रेट मिल रहा है, और आपके बैंक या जो भी NBFC कहाँ से भी आपने लिया है उनको आपको कांटेक्ट करके बताना चाहिए। न्यू पीपल को भी कम रेट में मिल रहा है, आप मुझे ये कम करके दो, नहीं तो मैं भी न्यू में जा सकता हूँ। तो वो तुरंत, मतलब वो आपको एक एग्रीमेंट साइन करना है, कुछ पैसे भरने, आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। और आपको ये नहीं सोचना है कि सिर्फ 0.25 तो है, इसके लिए क्या ही मैं मतलब अपना टाइम स्पेंड करूं, बैंक में जाऊं। क्योंकि जैसे अभी आपने भी समझाया था, ये 20 साल 25 साल के लिए ये 0.25 भी बहुत मायना रखता है, और बहुत आपका सेविंग्स होगा उसमें। राइट, ठीक है। फिरोज साहब, जिसको नया लोन लेना है, मतलब जो इस समय, क्योंकि देखिए रियल एस्टेट मार्केट इस समय काफ़ी अच्छा कर रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो उस समय लोन से ही करते हैं। अब जबकि रिपो रेट साइकिल घट रही है, लोगों के मन में ये भी सवाल आ सकता है कि क्या अगली साइकिल तक रुक जाऊं, 3 महीने की ही तो बात है, लेकिन क्या जाके बैंक से बार्गेन कर सकते हैं इस वक्त? वो आई थिंक बार्गेन कर सकते हैं, बट आई थिंक देखिए, अगर आपका दो काइंड ऑफ, अगर रेपो रेट लिंक्ड ही आपका लोन है, तो जाहिर सी बात है नियम के हिसाब से आपको रियल टाइम में पास होगा, जल्दी नहीं पास होगा या बाद में नहीं पास होगा। बट आई थिंक बैंक्स को रीनेगोशिएट, बहुत बहुत सारे लोन्स इतने ट्रांसपेरेंट नहीं होते, इसीलिए बैंकों से बात करके रीनेगोशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको हमेशा ये चेक करते रहना है। अगर आपका 20 साल का लोन है तो आप हमेशा 1 अप्रैल को ये मान के चले कि मेरी फ्रेश लोन है, तो मैं कौन सी बैंक से ले सकता था, वो, और आपको फिर होमवर्क करके कंपैरिजन दिखाना पड़ेगा। क्योंकि 20 साल की इतनी हाई टिकट के लोन, मैंने देखा हुआ है लोगों ने जिनकी पगार 3 लाख रुपए महीने की है, वो 2 करोड़ के घर में रह रहे हैं। अब वो 2 करोड़ के घर पे जो ब्याज बन रहा है 9% पे 18 लाख रुपए बन रहा है। अब उसमें आपको ये सोचना है, ये 2 करोड़ का लोन अगर मैं फ्रेश आज घर खरीदता तो किस बैंक से लेता, तो उसमें वापस आपको विंडो शॉपिंग करनी है, उस आधार पे आप नेगोशिएट कर पाएंगे एक बैंक के साथ।
हमेशा अगर आप होम लोन लेते तो पूरी आपकी बैंकिंग रिलेशनशिप, क्रेडिट कार्ड रिलेशनशिप एक बैंक के साथ कंसोलिडेट करें। अगर आप कंसोलिडेट करते हैं तो ये आपकी एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से बार्गेनिंग पावर बढ़ती है। मैं देखता हूं कि किसी ने एक्सिस का क्रेडिट कार्ड लिया, होम लोन लिया है एसबीआई से। अगर आप अपनी बैंकिंग को कंसोलिडेट नहीं करेंगे तो हाउ विल यू बी अ मीनिंगफुल कस्टमर? सो नेगोशिएशन के लिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हर साल आपको ये समझ के चलना है कि अगर मुझे फ्रेश लोन लेना होता तो क्या मैं इसी बैंक से लेता है और कोई मुझे अच्छी डील दे रहा है, उस आधार पे ही नेगोशिएशन हो पाएगा। आप बोलेंगे मेरा मन है, आप 25 पैसा घटाते हैं तो नहीं होगा। आपको बोलना पड़ेगा कि पड़ोसी इतना दे रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे? तब वो होता है, वरना वो होता नहीं है। मन मनाई मैं नहीं बोल सकता एज अ कंज्यूमर मुझे कम चाहिए, वो तो मैं चाहिए, बट क्यों? दैट्स वेयर आई थिंक पीपल आर नॉट एबल टू नेगोशिएट। राइट, तो जो फिरोज जी कह रहे हैं, आपको लगता होगा कि भाई बैंक्स हैं ये तो क्या कम करेंगे, लेकिन नहीं, आप 4 बैंक में जाइए, पूछिए और बताइए, देखिए वहाँ इतने में मिल रहा, बिल्कुल आपको होम लोन या किसी भी तरह के लोन पे भी बार्गेन होता ही होता है कि बैंक के लिए वो प्रोडक्ट है, वो उन्हें बेचना है। और अगर आप उन्हें कहेंगे कि देखिए दूसरी जगह इतना है और मेरा क्रेडिट हिस्ट्री भी अच्छा है, तो आप मुझे इतना करके दीजिए, आप बोलेंगे नहीं तो वो होगा नहीं। प्रतिभा, अगेन जब आप लोन लेने जाते हैं तो ये तो एक मोटी बात हो गई, इंटरेस्ट रेट इज वन थिंग विच पीपल ऑलवेज लुक्स फॉर कि मेरी ईएमआई कितनी बनेगी, लेकिन उसके अलावा वो कुछ भी जानते समझते नहीं है। और क्या बातें होती हैं जो आपको देख लेना चाहिए? पहले तो ईएमआई इंटरेस्ट रेट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे हमने इतना डिस्कस किया, लेकिन प्रोसेसिंग चार्जेस और क्या होम लोन में मान लीजिए होम लोन में तो प्रीपेमेंट पेनल्टी करके कोई चीज होता नहीं है, तो नहीं चार्ज करते। इन ना फ्लोटिंग रेट, फिक्स्ड रेट में फिर भी चार्ज होता है। तो बाकी क्या क्या चार्जेस लगते हैं ये भी देखना बहुत जरूरी है कि आपका प्रोसेसिंग फी कुछ लगता है, आपको प्री पेमेंट पेनल्टी लगता है। व्हीकल लोन में फॉर एग्जांपल प्री पेमेंट पेनल्टी लग सकता है। तो व्हाट आर द अदर चार्जेस जो मतलब कभी हम लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि इंटरेस्ट रेट के पीछे ही जाते हैं। सेकेंडली आपको ये जरूर चेक करना पड़ेगा कि आपके क्रेडिट स्कोर क्या है। क्रेडिट स्कोर तो हर एक को फ्री में मिलता है, यू कैन चेक द क्रेडिट स्कोर फ्रॉम द क्रेडिट ब्यूरो। और क्रेडिट स्कोर के हिसाब से क्या रेट मिल रहा है, रेट तो नेगोशिएट कर सकते हैं। फिर लोन अमाउंट कितना लेना चाहिए। अभी लोन अमाउंट लोग लेते वक्त वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है कि बड़ा लोन लेने में बहुत मजा आता है कि हम लोग यूज कर लेंगे। अगर होम लोन के लिए नहीं किसी और के लिए तो हम थोड़ा बड़ा चढ़ा के ही होम लोन ले लेते हैं, लेकिन वो लोन आपको जरूरी है कि नहीं जरूरी है, क्योंकि आपका सेविंग पोटेंशियल कम हो सकता है। आपका एबिलिटी टू रीपे द लोन, जैसे फिरोज जी ने एक अच्छा थंब रूल बताया कि आपका फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो क्या है। 30%, 25% से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपको बाद में तकलीफ हो सकता है। और कभी आपको लगा कि हाँ बाकी सब तो कुछ तो रेट दे रहे हैं, लेकिन ये जो है, ये एंटिटी जो है वो मुझे बहुत ही बढ़िया सा डील दे रहा है, टू गुड टू बिलीव, अगर ऐसा लगा तो शायद ये टू गुड टू बिलीव ही है। तो आपको फाइन प्रिंट पढ़ना चाहिए। आप लोन ले रहे हो तो आपको फाइन प्रिंट जरूर पढ़ना चाहिए कि इसमें किस तरीके से वो अपने चार्जेस को बढ़ा रहे हैं, ये जानना जरूरी है। तो दीज आर द मेन थिंग्स। ऑल कॉस्ट्स को चेक करो, कितना लोन अमाउंट है वो चेक करो, आपका एबिलिटी टू रीपे, और रीड द फाइन प्रिंट। ठीक है, फिरोज साहब कुछ आप इसमें ऐड करना चाहेंगे? सॉरी विपिन सर, मुझे मैडम का ऑडियो नहीं आ रहा था, प्रतिभा मैडम का, सो यू विल हैव टू रिपीट। हाँ, नहीं, उन्होंने ज़्यादातर चीज़ें बताई कि आपको फाइन प्रिंट्स में थोड़ा जाके देखना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम योर ईएमआई कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है, लेकिन रीपेमेंट चार्जेस हैं कहीं या किसी और तरह के एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, प्रोसेसिंग फीस बहुत ज़्यादा जिस पे आप नेगोशिएट कर ही सकते हैं। और कोई चीज़ जो ध्यान में रखने की हो? आई थिंक मैडम ने ऑलरेडी कवर किया है। प्री पेमेंट चार्ज एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ज होता है, बिकॉज वो उससे आपकी एजिलिटी बनी रहती है। आपका जो नेगोशिएशन है वो आपकी काबिलियत नेगोशिएशन की पूरे लोन टेन्योर तक रहती है। आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्री पेमेंट। भले आपको प्रोसेसिंग फी थोड़ी ज्यादा देनी पड़े, वो दीजिए, बट प्री पेमेंट हमेशा आपको मिनिमल या नेग्लिजिबल रखना है, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक वन टाइम चार्ज है एंट्री करने का, एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। कोई भी राह में जहाँ यू टर्न नहीं होती है उस रोड पे चढ़ने में मुझे बड़ा डर लगता है। जैसे हाईवे पे चढ़ गए, 50 किलोमीटर बाद यू टर्न है, तो वो अलग अलग निर्णय है। दूसरा एक छोटा सा फ्लाईओवर है, वो अलग बात है। सो ट्राई एंड मेक श्योर दैट यू नेगोशिएट द प्री पेमेंट चार्ज एज मच एज यू कैन। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं और बहुत सारी और भी चीज़ें। बड़े लोन्स जब आप लेते हैं, मसलन एक होम लोन आप लेते हैं, तो उस पर भी स्टाम्प ड्यूटी लगती है, मतलब सरकार उस पर भी आपको, बहुत सारे लोगों को लगता है, कई लोगों को ये पता भी नहीं रहता है कि हाँ, लोन लेते वक्त भी आपको एक
स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ सकती है। मतलब वो फीस जो गवर्नमेंट लेती है बैंक के खाते में नहीं जाती, गवर्नमेंट लेती है, और वो कई बार अमाउंट ठीक ठाक होता है, उसका हर स्टेट में अलग अलग फॉर्मूला है। लेकिन जब आप लोन लेते हो और आपको बैंकर आपको बताता है कि भाई इतने हज़ार रुपए तो यहाँ भी लगने हैं, तो ये भी फाइन प्रिंट से। और अपने मेहमानों से पूछेंगे इसके बारे में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद कुछ बड़े फाइनल एक टेक अवे लेंगे यहाँ से कि लोन लेना तो है, तो फिर किस अंदाज में लेना है, कितना लेना है, किस समझ से लेना है, अगर जल्दी रीपे कर दिया जाए या कोई उसका कोई तरीका है वो भी, और साथ में कि अगर इंटरेस्ट रेट की ही बात है, अगर कट हो रहा है तो आपके लिए क्या अब लोन ले लेने का या घर लेने का सही वक्त है। ये कुछ एक दो बड़े सवाल छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ता हुआ कर्ज लेकिन समझदारी से खर्च, आज यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोन तो सस्ता हो रहा है। आरबीआई ने फिर एक बार ब्याज दरें घटाई हैं, आगे के लिए भी सिग्नल दिए हैं। आपका लोन तो सस्ता हो चला है लेकिन आपको समझदारी से खर्च करना है, मतलब समझदारी से लोन लेना है, और ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण टिप्स ले लेते हैं अपने मेहमानों से। फिरोज साहब, जैसा मैंने कहा था कि बहुत सारे चार्जेस, मतलब ये भी कई बार लोग आके पूछते हैं कि अरे ये आपके तो होम लोन पर भी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरनी होती है, तो ऐसी ये सब चीज़ें, मतलब कितने कितने चार्जेस लगते हैं, अगर आप हमें मोटी मोटी सूची दे पाए, क्योंकि फिर लोगों को शौक लगता है कि अच्छा ये भी होता है क्या। ठीक, काफी सारे चार्जेस लगते हैं। जैसे आपने कहा स्टैम्प ड्यूटी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ज है, बाकी कोई और चार्ज लगता नहीं है अपार्ट फ्रॉम द बैंक। स्टैम्प ड्यूटी जरूर लगती है एग्रीमेंट की, और दूसरा वो फ्रैंक्ड एग्रीमेंट लेते हैं, उसकी भी चार्ज लेते हैं काफी बार बैंक। काफी सारी बैंक्स ये भी करती हैं कि आपको जो भी बोरोवर है उसकी लाइफ को इंश्योर करते हैं, वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, क्योंकि अगर कुछ हो जाए बोरोवर को तो लोन रिपेमेंट करने में आसानी हो, तो वो एक इंश्योरेंस कॉस्ट होता है। जैसे इंश्योर गाड़ी करना खरीदते हैं पड़ता है, घर का भी इंश्योरेंस करते हैं, राइट सर, घर अगर होम लोन है तो। घर का तो करते ही, फ्रॉम जनरल इंश्योरेंस एक करते हैं। वो जनरल इंश्योरेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि घर में आपकी जो अंदर की चीजें हैं वो एक इंसान की होती हैं, उस पे लोन नहीं मिलता है। तो ज्यादातर लाइफ को इंश्योर जरूर करते हैं काफी सारे बैंक्स। तो आपको वो देखना है कि क्या इंश्योरेंस मैंडेटरी है, उसमें उसकी कॉस्ट कितनी है। इंश्योरेंस में 40-50% के भी कमीशन होते हैं, तो उसमें भी एक पेरिफेरल कमीशन बन जाता है बैंकों का या एजेंट का। तो बेसिकली व्हाटएवर आपकी जो, जैसे मैंने एक बार लोन लिया था सिटी बैंक से, उसमें कोई मेरे को घर को इंश्योर करना नहीं पड़ा, लाइफ को जरूर इंश्योर करना पड़ा, ताकि मेरी बोरोइंग कैपेसिटी जो हो, आई वाज द ओनली अर्निंग मेंबर, तो इसीलिए अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी वाइफ को पे करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, उसकी चिंता उसको ना करनी पड़े। तो उन्होंने इंश्योरेंस की जो मुझे कोड दी टर्म प्लान की, वो काफी ज्यादा थी। जब मैं जाके होमवर्क किया तो वो ऑलमोस्ट 30% से वो टर्म प्लान की इंश्योरेंस की कॉस्ट कम हो गई, और मैंने अपने खुद से वो टर्म प्लान खरीदा और इनको नॉमिनी बनाया, जो मेरे लेंडर्स हैं। तो वो एक अलग चीज है जिसमें आपको घुसना जरूर पड़ेगा, थोड़ा और होमवर्क करना पड़ेगा। रहा सवाल इसके साथ अगर आप लोन ले रहे हैं तो उसके साथ 10% अपनी जो ईएमआई है ना सर, इसका आंकड़ा काफी लोगों ने किया हुआ है। आप जेएनबी से आवाज में भी एक दो बार आपने भी दिखाया हुआ है, मैंने भी दिखाया हुआ है, कि अगर जो भी आपकी ईएमआई बन रही है उतने की अगर आप एसआईपी कर लेते हैं, तो आपका जो भी ब्याज आप 20 साल तक देने वाले हैं, वो पूरा ब्याज उठ सकता है, आपका वापस आ सकता है। अगर आप 20 इयर्स की एसआईपी भी करें और 13-14% की रिटर्न आ जाए, तो अगर आपका 40,000 का लोन ईएमआई बन रहा है, तो उसमें और 4,000 रुपए जोड़ने में इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भी ब्याज पे किया है वो सूद समेत वापस आ जाएगा, इज द पॉइंट। वो भी एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। लोन के साथ एक एसआईपी जरूर चालू करें। 10% ऑफ ईएमआई इज नॉट टू मच। नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपने पहले भी हमारे शोज पे बताया, लेकिन ये बड़ी एक कमाल की चीज़ है कि अगर आप उतना थोड़ा सा एक ले आए, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर 40,000 आपकी ईएमआई और 4,000 का आप एक एसआईपी शुरू कर दे, तो आप अपने पूरे लोन को ब्याज मुक्त कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी दिन बहुत विस्तार में इस पर आपसे बात करेंगे। फिरोज जी, एक बार फिर से प्रतिभा, जस्ट इन केस आपने लोन ले लिए, एक तो कितने लोन, अभी वैसे ये बात हो चुकी है कि आपकी 2500 रुपये की तनख्वाह पे 25 रुपये से ज़्यादा आपको लोन लेना नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर आप ले गए तो दिक्कत पड़ेगी। लेकिन आजकल क्या रहता है, लोगों के पास बहुत सारे, मतलब लोन, हमको लगता है कि जो टिपिकल एक लोन लिया, ईएमआई पे चीज़ें मिलती हैं, ऑनलाइन चीज़ें भी ईएमआई पे आ जाती हैं, क्रेडिट कार्ड भी आपका भले ही एक छोटे अवधि का लोन है, आपको अब कैसे देखना है कि भाई ये लोन मतलब सिर्फ एक पर्सनल लोन या ऑटो लोन या होम लोन मेरा लोन नहीं है, ये जो बाकी का भी प्रपंच फैला हुआ है ये सब भी लोन ही है और मेरे ऊपर एक तरीके का कर्ज है, शायद तभी पूरी पिक्चर दिखेगी।
एब्सोल्युटली आज की तारीख में किसी भी चीज को ईएमआई में कन्वर्ट करना बहुत इजी है। आप ईएमआई कन्वर्ट करने से पहले जरूर देखिए कि ये 0% ईएमआई है। अगर 0% है तो इसमें बात है, अगर आपके पास वो पैसे हैं तो वो पैसे को इन्वेस्ट करो, आपको कुछ रिटर्न मिलेगा और आप ईएमआई में भरो। मतलब आपको 50,000 रुपए आपके पास है, लेकिन कोई आपको बता रहा है नहीं जरूरत है 5,000 रुपए आप भरो महीने का, और इतने महीने के लिए भरो तो 50,000 पे आप कमाओ और 5,000 आप देते रहो। इट्स अ गुड लोन टू टेक, क्योंकि आप ज्यादा ब्याज नहीं दे रहे हो, उल्टा उनके पैसे से आप कमा रहे हो। और जैसे एजुकेशन लोन है, एजुकेशन के लिए आप अपना इन्वेस्टमेंट सब तोड़ ताड़ के एजुकेशन करने से अच्छा एजुकेशन लोन ले रहे हो, तो आपको रीपेमेंट के लिए कुछ टाइम मिलता है कि आप एजुकेट होके उसके बाद जब आप नौकरी लगेगा तब आप देना, तो आप सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट भरोगे। नॉर्मली ईएमआई में होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो बहुत बड़ा रकम हो जाता है। सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट आसान होता है, और 5 साल बाद अगर आपने वो अमाउंट को ग्रो होने दिया और अच्छा सा रकम बना तो उसी से आप प्रीपे कर सकते हो। लेकिन ज्यादा दर का लोन या फिर कुछ जैसे मैंने बताया पहले ही, बड़ा गाड़ी ले लिया या फिर जो हम टीवी लेने गए उससे डबल प्राइस का ले लिया क्योंकि आज की तारीख में 0 ईएमआई मिल रहा है, वो बाद में जाके कम्स बैक टू बाइट, क्योंकि आपका कैश फ्लो में बहुत दिक्कत हो जाती है कि एक लोन खत्म नहीं हुआ कि आपने दूसरा ले लिया। आपने सोचा 0 ईएमआई में है तो अभी नेक्स्ट ईयर के पहले अभी कर लेते हैं मोबाइल फोन चेंज। ये चीज आपको नहीं करना है, क्योंकि इंस्टेंट हैप्पीनेस इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म पेन। क्यों वो भूल ही जाते हैं, ट्रैवल कर लेते हैं और भूल जाते हैं, हैप्पी मेमोरीज चले जाते हैं और ईएमआई रह जाता है। जी, और इसीलिए आरबीआई ने भी कॉशियस किया था कुछ महीने पहले बैंक्स को कि भाई बहुत ज़्यादा पर्सनल लोन या इस तरह की लेंडिंग हो रही है जो अनसिक्योर्ड लोन है, इस पे थोड़ा चाबी टाइट कीजिए। बैंकों ने किया भी, और आई थिंक थोड़े दिन पहले एक नंबर हमें पेपरों में पढ़ने को मिला कि कितना परसेंटेज ऑफ लोन्स अब कम हो गए हैं या बोरोइंग कम हो गई है। उसमें अलग अलग आंकड़े की जो न्यू एज बोरोअर्स हैं उनका और जिनकी ऑलरेडी क्रेडिट हिस्ट्री है उनका भी इतना परसेंट कम हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जब देश का वो बैंक, क्योंकि आज हम आरबीआई की बात कर रहे हैं जिसने अपने लोन को सस्ता किया है ना, आपको लोन सस्ता मिलेगा, वो दूसरी तरफ ये भी कहता है कि भाई सोच समझ के लोन लीजिए, ऐसी चीज़ों के लिए लोन मत लीजिए जहां पर आपको सिर्फ खर्चा ही करना है और उसको अभी आप चूंकि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं इसलिए आप उसे लोन की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि इन दिनों लोन मिलने का प्रोसेस बहुत आसान हो गया है, तो उसमें आपकी जागरूकता के बिना फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं। वेल, आज सारी बातें आपको बताई लोन के लिए A to Z। फायदा उठाइए इस चीज़ का, इस फैसिलिटी का, लेकिन समझदारी के साथ, ताकि वो चीज़ आपके जीवन को बेहतर बनाए, ना कि आपको कर्ज के जाल में फंसाए। बहुत शुक्रिया फिरोज जी और प्रतिभा जी आज ये सारी बातचीत हमारे साथ करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।